ओके, चेक चेक, कैश कैश। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, आज के सेशन में अपना जोश एकदम हाई रखना। हाउ इज द जोश तो बोलना हाई सर। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि आज अपना लास्ट सेशन है। अरे लास्ट सेशन ये चैप्टर का है भाई, मेरा लास्ट सेशन नहीं है। मैं तो अभी वीडियोस बनाता रहूंगा। नाउ अपने ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है ई रिक्रूटमेंट। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक, ठीक है, ये अगर आपको नोट्स चाहिए, इस नोट्स को मैंने नाम दिया है पुकी नोट्स। ठीक है, नोट्स चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों की बुक की कंपेयर में बहुत सिंपल, बहुत रीडेबल फॉर्मेट में नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए मुझे बता देना। और अगर इसके पहले के पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे, जिस पार्ट्स में रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट कैसे होती है, फिर इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड उसका डिफरेंस का टेबल, ये सारी चीज़ें इसके पहले कवर हो चुकी है। मैक्स टू मैक्स सारे वीडियोस अगर देखने जाओगे तो भी आप लोगों को सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटे में अगर आपको 4 से 6 मार्क्स की अश्योरिटी मिल रही है कि ये अगर देख लोगे तो आपका 1 मार्क भी नहीं जाएगा, उतनी अश्योरिटी मिल रही है, तो भाई उतना टाइम लगा देना। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ई रिक्रूटमेंट इन 3, 2, 1। ठीक है सर, ई रिक्रूटमेंट मतलब जैसे ही इसका नाम बोल रहा है कि ई रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सर उतना तो हम लोगों को मालूम है सर, क्लास 12th 11th के स्टूडेंट से। नहीं, ध्यान से सुनना। ये चैप्टर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ आएगी कि जो आपको नहीं लगेगी, और नहीं लगेगी फिर भी आपको लिखने में मुश्किल पड़ेगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। ये अभी तक का अपना पूरा चैप्टर है, उसका सबसे कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लोगों को कॉम्प्लिकेट तो कुछ लगेगा नहीं। बट एक रीड करने में, एक एग्जाम में लिखने में आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, वैसा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड एनकरेजिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट्स टू मेक प्रोसेस एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। सर मतलब क्या? ठीक है, अगर आप मैन्युअली अगर रिक्रूटमेंट करने जाते हो तो आपको हर एम्प्लॉय का उनका सीवी आएगा, वो सीवी आपको देखना, फिर उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करना, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि भाई आप अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सर व्हाट डू मीन बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन कह लो, नौकरी.com, फिर इंडीड, ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आप लोग अपनी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। सर बहुत डिटेल में दिया हुआ है टॉपिक, समझ जाना आराम से। ठीक है, इतनी ई रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आप समझ लो पहले। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोसेस है पूरी वो एफिशिएंट बन जाएगी। उसके साथ साथ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब कि आपको जो मैन्युअल रिक्रूटमेंट करते हो, ऑफलाइन रिक्रूटमेंट में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसकी कंपेयर में खर्चा बहुत कम आएगा ई रिक्रूटमेंट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी बेनिफिट्स ऑफ ई रिक्रूटमेंट क्या है? पहला तो लो कॉस्ट पर कैंडिडेट। सर व्हाट डू मीन बाय लो कॉस्ट पर कैंडिडेट? अभी सर कॉस्ट पर कैंडिडेट मतलब अगर मेरे 1 लाख रुपए मेरे लगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में 1 लाख रुपए लगे, और मुझे 1000 लोगों की मुझे एप्लीकेशंस आई, तो सर मेरा कॉस्ट पर रिक्रूटमेंट कितना हो गया? समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सिंपल है भाई, कॉस्ट पर रिक्रूटमेंट 100 रुपीज़ हुआ। तो ई रिक्रूटमेंट की वजह से वो कॉस्ट पर एम्प्लॉय की बहुत कम आ जाएगी। क्यों कम आ जाएगी? क्योंकि मैं अगर ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट की ऑफर डालता हूँ तो ऑनलाइन को मुझे कोई पैसा लगेगा नहीं, थोड़े बेसिक मिनिमम चार्जेस लगेंगे, बट मुझे एप्लीकेशंस बहुत सारी आ जाएगी, तो मेरे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, लेस टाइम रिक्वायर्ड। अगर मुझे न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन देनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उनकी एप्लीकेशन लाना, फिर उनको प्रोसेस करना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है रे बाबा, इतना सब झमेला नहीं करना। तो क्या करेंगे? ई रिक्रूटमेंट करेंगे। थर्ड है एफिशिएंट मैचिंग ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज। सर अभी मैंने जॉब एप्लीकेशन में डाला कि मुझे मुझे भाई आईआईटी का बंदा चाहिए, क्योंकि मुझे टेक डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, उसके साथ साथ मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैसी सारी मैंने क्वालिटीज़ डाल दी, तो जो उसके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वही मेरे पास उनके रिक्रूटमेंट आएंगे। अगर ऑफलाइन देता हूँ तो वो लोग बेवजह भेज देंगे, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन में मुझे फ़िल्टर करने में बहुत ईज़ी रहेगा। क्या क्या फ़िल्टर करने में कि भाई मेरी जो जॉब है और मुझे जो एप्लीकेशंस आई है वो दोनों मैचिंग है या मैचिंग नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, रीचेज़ अ ग्लोबल पूल। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर न्यूज़पेपर में देते हो, उनको कॉल करते हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाओगे। बट अगर ऑनलाइन फॉर्म में करते हो तो पूरी एक बहुत लार्ज ऑडियंस, एक मास ऑडियंस तक आप लोग अपनी जॉब की जो एप्लीकेशन है वो पहुँचा पाओगे। ये तो हो गए अच्छी-अच्छी बातें। अभी आते हैं गंदी गंदी बातें, मतलब कि बुरी बातें। लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, लिमिटेशंस है बोथ एम्प्लॉयर
एंड सीकर, सीकर मतलब जिसको जॉब चाहिए, बोथ एम्प्लॉयर एंड सीकर नीड इंटरनेट टू एक्सेस एंड टेक स्किल। अभी सर कोई एक एम्प्लॉय है 50-55 ईयर्स ओल्ड का, तो चांसेस है कि भाई वो इंटरनेट में वो ऐसा जॉब ऑनलाइन ढूंढने में इतना कंफर्टेबल ना हो, तो उसके लिए एक दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें इतने हाई स्केल पर कंडक्ट की जाती है, ठीक है? तो उसके लिए एक दिक्कत हो सकती है। सेकंड है, रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड वेबसाइट एंड पोर्टल। अभी सर मुझे अगर जॉब की एप्लीकेशन देनी है मेरी वेबसाइट पे, तो मुझे एक वेबसाइट तो चाहिए ना मेरे भाई, ठीक है? वेबसाइट के बिना मैं जॉब एप्लीकेशन वहाँ पे अपनी कंपनी की वेबसाइट पे दे ही नहीं पाऊंगा। उसके साथ साथ मुझे टेक्निकल थोड़ा उसमें सफिशिएंट होना पड़ेगा, मुझे टेक के लोग हायर करने पड़ेंगे, तो ही ये जो प्रोसेस है पूरी ई रिक्रूटमेंट की, वो एक ईजी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट हो पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पॉइंट, कंप्लीट लैक ऑफ ह्यूमन टच इन द प्रोसेस। अभी पूरा इंटरनेट पे प्रोसेस होता है तो ह्यूमन टच थोड़ा कम हो जाएगा, इसको एक लिमिटेशन गिना जा सकता है। इतना पॉइंट है, याद कर लेना। एंड रिमेंबर इट इज़ अ रिवीजन सेशन, तो मैं थोड़ा अगर स्पीड में जाऊंगा, बट मेरी स्पीड आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है? अभी आते हैं ई रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स है, ठीक है? इंटरनेट रिक्रूटमेंट और इंट्रानेट। एक ही ए और ई का फर्क है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट रिक्रूटमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट रिक्रूटमेंट? सिर्फ पहले इंट्रानेट जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो पहले करा देता हूँ, तो आप लोगों को इंटरनेट वाला जो समझने में इजी रहेगा। इंटरनेट रिक्रूटमेंट, उसके डायरेक्टली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए है, बट उसके पहले उसका जो मीनिंग है वो कवर कर लेते हैं। सर समझना ध्यान से, बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, इसका मीनिंग है। सर मतलब क्या? समझते हैं नीचे। इन अलाउ एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है? अलाउ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू अपलोड एप्लीकेशंस सिक्योरली। सर मतलब क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या करते हो भाई कि खुद के खुद अंदर ही अंदर आप लोग एम्प्लॉयमेंट दे देते हो, तो जो इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं उसको ही बोलते हैं इंट्रानेट रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे? इंट्रानेट रिक्रूटमेंट। अभी इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लोगे तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंट्रानेट रिक्रूटमेंट, प्राइवेटली ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इट हाईली सेफ। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुद अंदर ही अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अभी सर मतलब क्या है, देखो एच डी एफ सी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एच डी एफ सी बैंक चेन्नई, एच डी एफ सी बैंक चेन्नई में एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो एच डी एफ सी क्या करेगी? अभी उसके पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉय है, खुद की एच डी एफ सी की एक दो ब्रांच तो है नहीं, 500 ब्रांच है, तो वो लोग क्या करेंगे कि एच डी एफ सी का जो पोर्टल है, एच डी एफ सी बैंक की वेबसाइट, कौन सा पोर्टल? जो कस्टमर के पास पोर्टल है वो पोर्टल नहीं, जो उसके एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयज़ के पास जो पोर्टल है उस पोर्टल पे वो लोग एडवर्टाइज डाल देंगे। कौन सी? कि भाई हाँ एच डी एफ सी चेन्नई की ब्रांच है और उसमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो क्या रहेगा कि पहला एडवांटेज कि भाई आपको बाहर कहीं पे जाना ही नहीं है, आपके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉय ले सकते हो, ठीक है? कैसे लेंगे वो सब बताता हूँ डिटेल में। पहला समझ लो कि प्राइवेटली ओन रहेगा, तो जो उसका सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको बाहर डेटा शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी सेकंड, सराउंडेड बाय अ फायरवॉल। सर क्या बात है, फायरवॉल टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सटर्नल एक्सेस। मतलब कि एक एच डी एफ सी का ही पोर्टल होगा, तो कोई और बाहर से आके उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो पोर्टल पे एम्प्लॉय का पूरा डेटा रहेगा, एम्प्लॉय की जो जॉब स्किल्स है वो कितने टाइम से उसका क्या स्टेटस है, पूरा एम्प्लॉय के जो बायोडेटा रहता है वो रहेगा यहाँ पर। कहाँ पर? कंपनी का जो सर्वर है, कंपनी का जो इंट्रानेट जो सर्वर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेगी, तो आपको एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस से आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स अ सिंपल यूजर इंटरफेस एंड रिच सर्च टूल्स फॉर इंटरनल स्टाफ। अभी ये पूरा इंटरनल स्टाफ को ही दिखेगा, बाहर के कोई लोग तो इसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? अभी उनके लिए भी वो लोग एक सिंपल नोटिफिकेशन के लिए उस तरीके से एक सिंपल वे में उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और सर्च टूल मतलब कि अभी मान लो मुझे हैदराबाद में जॉब चाहिए और मुझे एचडीएफसी की ब्रांच में ही जॉब ले पाऊंगा, ऑफ कोर्स, तो हैदराबाद में चाहिए। दूसरा, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में चाहिए। बैंक में एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है कि मैं एक अलग डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे अलग डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, तो वो भी आप एक इजीली सर्च कर पाओगे उसकी वैकेंसी की। भाई मैं सर्च करूंगा हैदराबाद, दूसरा मुझे मैनेजर की जॉब में जाना है, और तीसरा मुझे ये सैलरी ब्रैकेट मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। अगर वो सारी चीज़ें मीट करती हुई कोई भी जॉब हुई तो वो आपको दिखा देगा, तो एक इजी तरीके से आप सर्च कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट, ऑटोमेटिकली स्कोर्स
एंड शॉर्टलिस्ट्स एप्रोप्रिएट इंटरनल एप्लीकेंट्स। सर मतलब क्या? अभी जैसे एम्प्लॉय इजीली सर्च कर पाएगा, उसी तरीके से एचडीएफसी के पास भी एक बहुत बढ़िया डेटा रहेगा। तो उससे वो लोग क्या है कि भाई जो एप्रोप्रिएट एप्लीकेंट्स है, उन लोगों को इजीली सर्च कर पाएंगे, उन लोगों को एक्सेस इजीली कर पाएंगे। उनको एक सिंपल पता रहेगा कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय है, ये पोस्ट पे है, तो ये हमारे लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा। ये सारी चीज़ें, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से कर पाओगे? बाय वे ऑफ इंट्रानेट रिक्रूटमेंट। अंदर के अंदर से आप एप्लीकेशंस कर लो। अभी डिसएडवांटेज भी होगी। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा सर्कुलेट्स ओनली इंटरनली, सेवरली लिमिटेड, सेवरली लिमिटिंग एप्लीकेंट ऑप्शन। मतलब कि आपके कंपनी के अंदर से ही आप चूज कर रहे हो, तो आपके पास थोड़ा ऑप्शन कम रहेगा। बाहर के एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करने का आप लोगों के पास ऑप्शन कम रहेगा। सेकंड है द इंटरनेट स्ट्रक्चर, इंटरनेट आर्किटेक्चर इटसेल्फ कैन बी क्वाइट फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब अनप्रिडिक्टेबल, इन सिंपल वर्ड्स कि आप पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी ये सारी प्रोसेस करने के लिए आप थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई टेक की चीज़ है, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। वहाँ पे काफ़ी सारी टेक एरर्स हो सकती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका आर्किटेक्चर कैन बी फ्रेजाइल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। थर्ड, कैरीज हायर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क इफ इंटरनल इंफॉर्मेशन इज मिसहैंडल्ड। मतलब एम्प्लॉय का डेटा है भाई, बहुत काम का डेटा है, तो अगर वो डेटा को कुछ होता है तो कंपनी को और एम्प्लॉय को दोनों को थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। थोड़ी नहीं, बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर डेटा लीक होता है तो देयर आर मैनी मैनी ड्रॉबैक्स कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।